कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, मैं मिथिलेश झा प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बैठे हैं प्रवीर महतो के साथ। ये रांची के रहने वाले हैं और लियोन फ्रांस में नैनो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं और एक ऐसी चीज़ की खोज कर रहे हैं जो उन बीमारियों का अर्ली स्टेज में जानकारी दे देगा जिसके बारे में अभी बहुत बाद में लोगों को पता चलता है और लोगों को ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है और कई बार लोग ठीक नहीं भी होते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, रांची के रहने वाले हैं और विश्व के कई देशों में घूम चुके हैं। तो बताएं प्रवीर जी, आपकी शुरुआती पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से और कैसे हुई थी? मैंने अपना स्कूलिंग सेंट ज़ेवियर डोरंडा रांची से किया हूँ। क्लास 12 तक वहाँ से पढ़ा। फिर मैं इंजीनियरिंग करने बेंगलोर गया। रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने केमिकल में इंजीनियरिंग की। 2013 में पास आउट हूँ। फिर मैंने IIT कॉग्निजेंट में काम किया 8 मंथ्स के लिए। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था। मुझे बहुत मन था आगे पढ़ने का, तो मैंने पॉलिटेक्निको डी मिलानो, जिसका वर्ल्ड रैंकिंग 24 है, वहाँ से मैंने मास्टर्स की पढ़ाई की मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी में, जो काफ़ी टफ़ टॉपिक है। लेकिन एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग वहाँ इटालियन में था, इसलिए मैंने वो चूज़ किया। इंग्लिश में पढ़ाई हो रही थी मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी का। फिर मैंने अभी रिसर्च कर रहा हूँ CB-RAM मेमोरी डिवाइसेस में, जो 3 लेयर ऑफ मेमोरी डिवाइसेस है। वो अगर उस पर हम लोग सफलता प्राप्त करते हैं तो फ्यूचर में, अभी तो रिसर्च स्टेज में है, तो फ्यूचर में हम लोग कमर्शियलाइज कर सकते हैं और ऐसे बीमारियां हैं जैसे पार्किंसंस हुआ, एपिलेप्सी हुआ, वो सब हम लोग डिटेक्ट करके अर्ली स्टेज में ही हम लोग क्योर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये बताइए कि आप जैसे मिलानो गए तो ये इसके बारे में कैसे पता चला कि वहाँ पे ये पढ़ाई हो सकती है और इतना खर्चा आपने कैसे अफोर्ड किया उसको? जब मैं जब जॉब कर रहा था कॉग्निजेंट से, तभी मैंने अप्लाई किया पॉलिटेक्निको दी मिलानो में। तो उसमें उन लोग का स्कीम रहता है कि मेरिटियस स्टूडेंट को 70 स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड उन लोग को ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो मैं काफ़ी लकी था कि मुझे मिला, क्योंकि मैंने अपना CV, मेरा एजुकेशन अच्छा था इंजीनियरिंग में भी, साथ ही मैं स्पोर्ट्स भी करता था, तो मैंने वो भी लिखा था कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। और उन लोग प्रिफर करते हैं कि अगर आप एक चीज़ से ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट हो, सपोज स्पोर्ट्स या डांस, साथ में अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका ज़्यादा प्रदर्शन हो या झुकाव हो, तो उन लोग प्रिफर करते हैं कि वैसे ही एथलीट्स आपको, वैसे ही पर्सन्स लोग को लो जिनका पर्सनालिटी बहुत निखरा हुआ रहे। तो इसलिए मुझे वो स्कॉलरशिप मिला था और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा मिलान में। ये बताइए कि स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में लोगों को कैसे जानकारी मिलती है, या आपको कैसे जानकारी मिली कि इस पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलता है और पूरा मिलता है? मैं एक्चुअली साउथ में पढ़ा, तो बेंगलोर में वो एक रहता है कि उन लोग के पास वो नॉलेज रहता है। मोस्टली यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, यहाँ मोस्टली पब्लिक इंस्टीट्यूट्स रहते हैं। तो वो अवेयरनेस जो है वो हमारे इस पार्ट में थोड़ा कम है। उन लोग, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ साउथ के जो भी हैं वो जाते हैं बाहर पढ़ाई करने। तो मुझे अपने दोस्तों के थ्रू ये एक्चुअली स्कॉलरशिप के बारे में पता चला था और ये इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि वो भी अप्लाई कर रहे थे। इसलिए हम लोग इधर IITs में ही हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एक स्टेज में दुनिया भी देखें कि कहाँ क्या हो रहा है और अपने आप को सीमित नहीं रखें एक दायरे में। तो इसलिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी को देखा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद स्कॉलरशिप मिले, इसलिए हम अभी वहाँ पढ़ाई किए, अपना मास्टर्स किए, अच्छा से किए। तो आप जब रांची में पढ़ाई करते थे तो कभी आपने सोचा था कि आप इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा मैंने कभी अपने आप को
कभी सीमित नहीं किया है, और मैं कभी उतना डिज़ायर नहीं रखता हूँ या ड्रीम जिसको बोलते हैं उतना नहीं रहता है। मैं प्रेजेंट पे मैं डिसीजन लेता हूँ कि अभी मेरा क्या स्थिति है, मैं इस पे और कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ, मैं वही देखता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि अभी सपोज़ मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे एक जगह सेटल होना है, या अगर वो वैसा फील आता है कि हाँ मुझे एक ही जगह फ्रांस में ही रहना है, अगर सपोज़ मेरा रिसर्च हमको कोई दूसरा जगह ले जाए तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ कि मुझे अपने आप को एक दायरे में बंद रखना है, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं उसमें कुछ अच्छा करूँ तो वो सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं अपने आप को उस हिसाब से सोचता हूँ, और मैं अपने आप को कभी लिमिटेड नहीं रखता हूँ कि मुझे यही तक करना है, उसके बाद मुझे अपने आप को रोक देना है काम करने से। जब तक, जैसे मैं सुबह जाता हूँ ट्रेनिंग करने, शाम जाता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आज कर रहा हूँ ट्रेनिंग, कल मैं थक के मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं सोचता हूँ कल दूसरा दिन है, मुझे उतना ही एफर्ट लगाना है जितना मैं आज लगाया हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ एक्सपीरियंस के थ्रू कि कंसिस्टेंसी कितना पे करता है। मतलब बहुत माइन्यूट चीज़ है, लेकिन वही माइन्यूट चीज़ आदमी को बहुत बदल देता है। इसलिए मैं अभी अपने आप को सीमित नहीं रखा हूँ, और कहीं भी अगर सपोज़ यूएस में, जापान में अगर एक्सपीरियंस मिलने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगा और रिसर्च को और बेहतर करूँगा। बिल्कुल, अगर आपको मौका मिलता है और रिसर्च के अगर बेहतर अवसर मिलते हैं तो आपको वहाँ जाना ही चाहिए। और साइंस तो एक ऐसी चीज़ है जो किसी दायरे में बंधी हुई नहीं है, उसको जहाँ मौका मिलेगा फ्लरिश करेगा, जहाँ वहीं पे लोगों को जाना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं चूँकि, तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा समय बीत जाता होगा, और फिर उसके बाद ये पढ़ाई करना, ये दोनों को बैलेंस कैसे कर पाते हैं आप? ये मेरे तरफ से एक अलग तरह का आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि मैं जब दोनों काम नहीं करता हूँ तब मुझे बेचैनी होती है, मुझे बहुत रेस्टलेस फील होता है। जब मेरा दोनों चलता है अच्छे में, तब भी मैं आराम से नींद ले सकता हूँ। ऐसा है कि सपोज़ मैं 9 से 5 पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, फिर लैब से आके ही मैं रेस्ट करके ट्रेनिंग करने जाता हूँ। सपोज़ उस दिन मेरा ट्रेनिंग मिस हो गया, तो अभी बॉडी वैसा अडेप्ट हो चुका है, फ्लेक्सिबल हो चुका है कि मैं ऐसा ही करूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने आप को एक ही जगह ज़्यादा भी फोकस करके, सपोज़ मेरा रिसर्च में कुछ खराबी हो गया, कुछ इक्विपमेंट नहीं हुआ, मेरा रिज़ल्ट अच्छे नहीं है, तो मैं अपना दिमाग को चेंज करके मैं स्पोर्ट्स में लगा सकता हूँ, उसमें अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो जो स्ट्रेस लेवल है वो भी उसमें काफ़ी कम हो जाता है। तो मेरा ये अच्छा बात है, और मैं सबको यही बोलूँगा कि आप एक ही फील्ड को फिक्स रह के मत सोचिए। अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं, डांस में अच्छे हैं, थोड़ा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगा, लेकिन टाइम टू टाइम आप खुद इम्प्रूवमेंट देख के बहुत प्रोग्रेस होता है, तो आपको खुद मोटिवेशन मिलता है, और आप खुद को नए तरीके से जान सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। इसलिए मुझे तो अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है दोनों करने में। देखते हैं कब तक मैं ये कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकूं। बहुत अच्छा। मतलब अगर आपको खुद को एक्टिव रखना है और हर जो आप चाहते हैं वो करना है, तो आपको स्पोर्ट्स में ज़रूर भाग लेना चाहिए, या स्पोर्ट्स में अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो किसी एक ऐसी चीज़ को अपना लीजिए जो आपका स्ट्रेस कम करे, और वो आपके पढ़ाई के स्तर को भी, एजुकेशन के लेवल को भी ऊपर ले जाता है। वो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि साउथ इंडिया जब आप गए तो उसके पहले आपको कभी लगा था कि रांची नहीं छोड़ेंगे, रांची में ही रहना है? शुरू में तो बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप से दूर नहीं जाना है, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया था उस समय? उस टाइम एक्चुअली जब मैं अपना स्कूलिंग कर रहा था तो बैंगलोर तो बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को मुझे लगता था, क्योंकि मोस्टली बैंगलोर इतना दूर है, 2 दिन लगते हैं ट्रेन में जाने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश इम्पॉर्टेंट होती है अप्लाई करने के लिए, और एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ कंपेयर टू आप
ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देखें मोस्टली पब्लिक इंस्टीट्यूट है। तो और मेरे पेरेंट्स ने, वो मेरा डिसीजन था कि मैं बेंगलोर जाके पढूं, और ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पेरेंट्स इतना सपोर्टिव हैं कि उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा, अपना कुछ भी डिसीजन लेने के लिए मुझे फ्री छोड़ते हैं। और हाँ, उस पर एक बात होती है, हम लोग के बीच एक टॉक होता है कि ये सही है कि नहीं है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो इतना अंडरस्टैंडिंग है। और इसलिए मैं सोच लिया था कि मैं मुझे जहाँ इंजीनियरिंग करने का मौका मिले, मुझे अपने कैरियर को अच्छा करने का, कुछ सीखने का मौका मिले, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, और इसलिए मैं बेंगलोर गया था पढ़ाई करने। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो झारखंड में जो आपने पढ़ाई की रांची में, वहाँ और बेंगलोर, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है पढ़ाई का? तो एजुकेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि रांची स्पेशली दूसरे एजुकेशन सिटीज़ से बराबर में आता है, और कोई बेसिकली उतनी कमी नहीं है, लेकिन जब इंजीनियरिंग या कोई स्पेसिफिक डिग्री लेने के लिए अभी ये बात होती है, तब हम लोग को अपने आप को ओपन रख के जहाँ भी उस डिग्री के लिए या उस स्किल के लिए जहाँ भी जाना ज़रूरी पड़े, हम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए, जाना चाहिए। मतलब +2 तक अगर आपको पढ़ाई करनी है तो रांची बहुत बढ़िया शहर है, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए आपको कहीं भी जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बताइए कि टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं आप, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में एक इंडिया और अब्रॉड का क्या डिफरेंस है, एक तो ये बताइएगा, और दूसरा ये बताइए कि आप जिस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की, वो इंडिया में उसका क्या स्कोप है, और यहाँ उसकी पढ़ाई होती है क्या बहुत बढ़िया कहीं पे? सबसे पहले तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि आजकल जो भी हम लोग देखते हैं मास स्केल में और जो नैनो स्केल में कोई भी पार्टिकल का बिहेवियर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, और एक्चुअली नैनो स्केल बहुत इफ़ेक्ट करता है मास स्केल में। अब सपोज़ कोई नैनो मटेरियल है, कोई नैनोमीटर का कोई चीज़ है, और उसका बिहेवियर अगर आप कुछ सपोज़ मेडल को ही देख लें, तो ये इसका मास बहुत ज़्यादा है और इसका बिहेवियर अलग है, लेकिन आप इसको ब्रेक करके नैनो स्केल में ये करेंगे तो इसका जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है। अभी IISc में ये पढ़ाई होती है। एक अभी तो रिसेंटली 2010 आसपास में इंस्टीट्यूट सब खुले हैं, अभी नया है इंडिया के लिए, और रिसर्च भी काफ़ी अभी प्रोग्रेसिव है इंडिया, ऐसा नहीं कि अभी काफ़ी पीछे है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसर्च पे, जो बाहर की गवर्नमेंट्स करते हैं, और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, कितना इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ में हो रहा है, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है और इन्वेस्टमेंट है, जो मनी है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। और यहाँ तो हमको नहीं लगता है कि पैसे की कमी है, पैसे सही जगह लगाने की ज़रूरत है और सही ओरिएंटेशन देने की ज़रूरत है, तो हम लोग भी किसी से पीछे नहीं हैं। तो आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं या आप जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट पे इंडिया में कहीं कोई काम हो रहा है क्या? अभी एक IIT कानपुर में एक फ्लेक्स यूनिवर्सिटी है, उनके अंडर में कोलैबोरेशन में, वहाँ थोड़ा बहुत काम हो रहा है। गुवाहाटी में हो रहा है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो रहा है। जो मेरा मेमोरी डिवाइसेस पे है, जो स्पेसिफिक काम है, वो अभी जापान में हो रहा है, और एक ग्रुप है जो काफ़ी अच्छा कर रही है जापान में, और US में ये हो रहा है। तो अच्छी बात है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को भी देख रहे हैं, और अगर इसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है फ्यूचर के लिए, सबके लिए। तो ये थे प्रवीर महतो, जिन्होंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग के फील्ड में कितने स्कोप हैं, कितने विंग्स हैं इसके, और मानवता के लिए कितना ज़रूरी है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उसका पहले आपके शरीर में कौन सी बीमारी पल रही है वो बीमारी शुरू होते ही पता चल जाए, ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। पूरे झारखंड को, रांची को गर्व होना चाहिए प्रवीर जैसे लोगों पे कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद।